हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपसे फिर आज मुलाकात हो रही है एक नए विषय, एक नए जोश के साथ। मैं हूं ऋषभ प्रसाद, आपके मंजिल के सफ़र में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी का ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इशूज एंड प्रॉब्लम्स, चैप्टर नंबर 12, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ जानने के लिए है, बहुत कुछ सीखने के लिए है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपकी मंजिल। तो सबसे पहले जो लेसन का नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, इसमें क्या हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम और इश्यूज के बारे में देखेंगे, लेकिन उसमें किस दृष्टि से देखेंगे, हम ज्योग्राफिकली पर्सपेक्टिव को देखेंगे। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आपका व्यू किसी समस्या को लेके, लेकिन उसमें आपका पॉजिटिव व्यू रहना चाहिए। इसका मतलब ही पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, किसी समस्या के तरफ आपका पॉजिटिव व्यू। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो क्या है, वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो क्या हो रहे हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, जो ह्यूमन के द्वारा सब्सटेंसेस या एनर्जी रिलीज किए जा रहे हैं जो खराब है, जो वेस्ट है, जैसे कि हम कचरा फेंकते हैं या गाड़ी चला के उसमें से जो एनर्जी धुआं निकल रहा है। तो ये सारे चीज़ क्या कर रहे हैं, हम इससे क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। और यही कुछ नहीं, इसे ही हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि पोल्यूशन कितने टाइप को होते हैं। पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में 4 टाइप का दिया हुआ है। क्या क्या है पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। ये 4 टाइप्स के आपके पोल्यूशन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि थर्मल पोल्यूशन होते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होते हैं। तो ये सब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपके चैप्टर में। ये चारों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले हम वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज एक्सपेंसेस हैज लीड डिग्रेडेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो क्या हो रहा है कि हम पॉपुलेशन का जिस तरीके से हमारे में इंक्रीज हुआ है, इंडस्ट्री का जिस तरीके से बढ़ा है, इस कारण से क्या हुआ है कि हम लोग जो वेस्ट है या इंडस्ट्रीज जो अपने वेस्ट को है, ये क्या कर रहे हैं, वाटर में ही सब गंदे चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वाटर का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है उसका। और यही कुछ नहीं, बल्कि इसे ही हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्रीजिंग, द वाटर बिकम पल्यूटेड एंड हेंस बिकम अनफिट फॉर यूज। जब उसमें ये सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल सॉरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। और उस वाटर को आप अगर कंज्यूम करते हैं तो वो आपके ह्यूमन यूज़ के लिए या एनिमल्स के लिए या पेड़ के लिए वो फिट नहीं होगा। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये जो दो ऊपर के कारण देखे, ये ह्यूमन मेड है। क्या है, ये ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं। इसमें कोई नेचर का हाथ नहीं होता, क्योंकि आप फैक्ट्री बना रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, पानी में फेंक रहे हैं, तो इसमें कोई नेचर का कॉल नहीं है, इसमें आपका सारी जिम्मेदारी है। और आप ये क्या हो गया, ह्यूमन मेड हो गया आप। ठीक है, उसके बाद जो देखते हैं एक नेचुरल सोर्स ऑफ पोल्यूशन, नेचर के द्वारा भी कुछ पोल्यूशन किए जाते हैं। कौन सा पोल्यूशन, उसके बारे में देखते हैं, जैसे इरोजन, लैंडस्लाइड। अगर कब क्या होता है, जब इरोजन होता है या लैंडस्लाइड होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं पानी के साथ घुल जाते हैं। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, पहाड़ से मिट्टी आई, साथ से उसके साथ बहुत सारे केमिकल्स भी बहते हुए आते हैं जो मिट्टी में रहती है, वो क्या करते हैं, रिवर में मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है, रिवर का जो वाटर क्वालिटी होता है वो बहुत डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से नेचुरल तरीके से भी, फिर जैसे आप मान लीजिए वॉल्केनो की इरप्शन होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब हो जाता है। डिकम्पोजिशन, कोई एनिमल्स या प्लांट या कोई भी चीज़ जो मर जाता है, जिसमें से डिकम्पोजिशन में भी बहुत अलग अलग टाइप के मीथेन उथेन गैस उससे निकलता है, जो एयर की क्वालिटी को ख़राब करता है, ये मिट्टी को ख़राब करता है। तो इस तरीके से ये नेचर के द्वारा भी पोल्यूशन होते हैं। तो दो ऊपर के हो गए आपके ह्यूमन मेड और नीचे वाले हो गए नेचुरल, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसका टाइप एंड सोर्स ऑफ पोल्यूशन में आपका 4 टाइप दिया हुआ है। पोल्यूशन क्या क्या टाइप है, पोल्यूशन इवॉल्व, किस किस चीज़ उसमें इवॉल्व है, और सोर्स ऑफ पोल्यूशन, कहाँ से ये चीज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ओडर सॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड सॉलिड एमोनिया एंड यूरिया नाइट्रेट, इसको आप ठीक ध्यान से देख लीजिए, मैं बहुत सारे केमिकल के नाम लिए हुए हैं, जिसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब है। ये सब क्या होते हैं, पानी में मिल जाते हैं, और मिलने के कारण जो पानी का क्वालिटी होता है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, और अनफिट फॉर ह्यूमन यूज एंड ऑल्सो फॉर एनिमल एंड ऑल्सो फॉर प्लांट्स। ओके, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, टॉक्सिक एफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, रन ओवर द कल्टिवेटेड लैंड एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये सारे जगहों से ये गंदे पानी या गंदे केमिकल्स आके पानी में मिलते हैं।
कहाँ से? नालों से, अर्बन जो हम गंदगी हम शहरों में फेंकते हैं उससे जाता है। टॉक्सिक इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज के द्वारा जो कचरे निकलते हैं, उसके बाद जाके अगर आप कोई ज़मीन के ऊपर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड छिड़काव करते हैं और बारिश उसके बाद होती है, तो वो सारे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पानी में मिलते हुए रिवर्स में चले जाते हैं, जो रिवर के जो बायोडाइवर्सिटी है या उसके अंदर के जो मरीन लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करता है। कैसे निकलता है इसके बारे में हम आगे थोड़ा बात डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम क्या देखते हैं, वाटर पोल्यूशन इज अ सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर पोल्यूशन के द्वारा बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं। क्या क्या है डिजीज? जैसे कि डायरिया। आपको पता है डायरिया का मतलब क्या होता है? जिसमें आपके पेट खराब हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टॉयलेट होता है, ठीक है, लैट्रिन होता है। तो क्या होता है? इंटेस्टाइनल वर्म होता है। इंटेस्टाइनल वर्म क्या होता है? ये एक तरीके का पैरासाइट कीड़ा होता है जो आपके पेट के अंदर पलता है, आपके शरीर के अंदर की चीज़ों को ही खा के आपको ही कमज़ोर करता है ये। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, टेप वर्म भी एक तरीके का इंटेस्टाइनल वर्म है। हेपेटाइटिस के बारे में आपने सुना होगा, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस है। कभी कभी ये क्या करते हैं? लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और ये होता कहाँ से? अगर आप गंदा पानी पी लेते हैं या किसी हेपेटाइटिस पेशेंट के जिसने उस पानी को पिया है आप उस ही पानी को पी ले रहे हैं, उससे भी ये होता है, ठीक है। WHO shows that about 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट था WHO का, मैंने इसे लगा दिया है। इसमें क्या कहा था? WHO ने कहा था कि 1/4 ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज है, अगर 4 तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसमें से 3 जो डिजीज है वो किस तरीके से होते हैं? वो वाटर बॉर्न ही है, ठीक है, वो वाटर के द्वारा फैलते हैं या वाटर से ही होते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द गंगा एंड यमुना रिवर। भारत की 2 प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना, जिसको माता का दर्जा भी गंगा को दिया जाता है, ये रिवर को किस तरीके से हम पोल्यूट कर रहे हैं ये देखते हैं। कहाँ कहाँ ये हो रहा है? ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ये लाइफलाइन है हमारा इंडिया का, गंगा, ठीक है। रिवर स्टेट हम देखते हैं। सबसे पहले गंगा को देखते हैं, कहाँ कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से हुए होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कहाँ कहाँ ये पोल्यूटेड होता है? डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, मतलब कानपुर से वो आगे जब आगे की तरफ निकलती है तो वहाँ पे वो बहुत पोल्यूट होती है। डाउन स्ट्रीम ऑफ वाराणसी एंड फरक्का बैरेज, कोलकाता की तरफ ये बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती है। किस तरीके से ये पोल्यूट होती है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम द टाउन लाइक कानपुर। कानपुर में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज है तो उसके वजह से ये नदी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रही है। डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम द अर्बन सेंटर, जितने भी आसपास बड़े टाउन हैं, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, इनसे क्या निकलते हैं? कचरा सब निकलता है और वो गंगा में जाके मिलता है। डंपिंग ऑफ कार्केसेस इन द रिवर, इसका कार्केसेस का मतलब होता है कि डेड बॉडी, ये सबको हम क्या करते हैं? गंगा में फेंकते हैं, जिसके कारण जो होता है पानी बहुत ख़राब तरीके से दूषित हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस होते हैं जो बॉडीज़ में पनपते हैं, डेड बॉडी में, जो पानी में मिलते हैं और उसे ख़राब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके क्या है? मेन पोल्यूटर्स कहाँ से है? ये सिटीज़ कानपुर, इलाहाबाद, जो गंगा जहाँ से बहती हुई आगे बहती है डाउन स्ट्रीम उसके, यानी कि वाराणसी, पटना, कोलकाता रिसीव डोमेस्टिक वेस्ट इनटू द रिवर, और इसे सारे जगहों में डोमेस्टिक वेस्ट भी इस पे आके मिलता है। उसके बाद देखते हैं यमुना की तरफ। यमुना जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में होते हुए बहती है, ठीक है। दिल्ली टू कन्फ्लुएंस विद द चंबल, कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब 2 रिवर का मेल होता है, जो चंबल रिवर से मिलती है, ठीक है। मथुरा एंड आगरा में भी ये बहती है। इसमें भी वही होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर बाय द हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरिगेशन के लिए यमुना से बहुत ज़्यादा पानी को खींच लिया जाता है कृषि के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एग्रीकल्चर रन अप टू द रिजल्टिंग इन द हाई लेवल ऑफ माइक्रो पोल्यूटेंट्स इन द यमुना। तो क्या होता है? एग्रीकल्चर रन अप, जो एग्रीकल्चर के ऊपर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, वो सब क्या होते हैं? बारिश में जब रन ऑफ होते हैं और जो मैंने पहले ही कहा जो रिवर में मिल जाते हैं, जिसके कारण जो होता है पानी का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ दिल्ली फ्लोइंग इनटू द रिवर, जितना भी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट है वो सारे मिलते हैं दिल्ली में जाके यमुना में, जिसके कारण वो यमुना का पानी तो अब देख ही पा रहे हैं पिक्चर में कि किस तरीके से ये पोल्यूट हुआ है, ठीक है। दिल्ली डंपिंग इट्स डोमेस्टिक वेस्ट, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक वेस्ट है इसको यहाँ पे फेंका जाता है। उसका नमामि गंगा प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, जिसके तहत क्या हुआ? जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट हमारा था, यूनियन गवर्नमेंट, उसने क्या किया? एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा नमामि गंगा, जिसके तहत मेजर रिवर और मेन जो थी इसमें गंगा रिवर को क्लीन करने का इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। डेवलपिंग प्रोग्रेस सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम इनटू टाउन, जितने भी नाले वाले हैं उनमें क्या किया जाएगा? अच्छे से उस पानी को ट्रीटमेंट करके गंगा में डिस्पोज किया जाएगा या उसका चैनल को चेंज कर दिया गया। मॉनिटरिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, और इंडस्ट्री से जितने बड़े कचरा निकल रहे थे उसके ऊपर मॉनिटरिंग किया जाएगा कि उन लोग उसको क्लीन करने के लिए टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा, ठीक है।
उसका डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाएगा। रिवर फ्रंट का मतलब होता है नदी के पास में, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, नदी के पास में जो चौड़ा सा इलाका छोड़ा जाता है उसे रिवर फ्रंट कहते हैं, उसे डेवलप किया जाएगा, जिससे उसकी खूबसूरती बढ़ती है और बायोडाइवर्सिटी में भी इन्हेंस होता है। एफोरेस्टेशन अलॉन्ग द बैंक ऑफ इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, और वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे रिवर के दोनों तरफ। इससे क्या होगा, जो खूबसूरती है, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें बहुत अच्छा इन्हेंस देखने को मिलेगा। क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, रिवर के सरफेस को भी क्लीन किया जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होंगे, जो गंदा फेंकने के कारण जो रिवर में डिपॉजिट हो गए थे उसे भी क्लीन किया जाएगा, जिससे कि उसके जो रिवर मरीन इकोसिस्टम है उसमें अच्छाई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ गंगाग्राम में क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और समझ भी लीजिए। गंगाग्राम क्या था कि नमामि गंगा के तहत जो गंगा के किनारे विलेज बहुत सारे बसे हुए हैं, उनमें से उन्होंने 65 को पकड़ा और क्या किया, उसे मॉडर्न विलेज में कन्वर्ट किया, जिसके तहत क्या हुआ कि वो लोग को ये सिखाया गया कि वो अपना कचरा जो है उसे गंगा में ना फेंके, उसे ओपन डिफिकेशन फ्री बनाया गया कि वो अपने लैट्रिन में जो है लैट्रिन घरों में करे, ऐसे ओपन ना करिए, गंगा के किनारे ना करे। और साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे और भी चीज़ सिखाए गए, आसपास पेड़ लगाया जाए गंगा के, जिससे उसके बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाया जा सके। तो ऐसे लगभग 65 विलेज को किया गया, जिसमें आई थिंक 15 ऐसे IITians कॉलेज थे जिसके लोगों ने सपोर्ट किया ऐसे करने के लिए, ठीक है। इन उत्तराखंड यानी यूपी, बिहार, झारखंड के आसपास ये सारी चीज़ देखने को मिले और वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है। क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को अवेयर किया गया एडिशनल पोल्यूटेंट्स इन द रिवर्स इवेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। ये भी लोगों को सिखाया गया कि रिचुअल के नाम पे आप कचरों को जो है गंगा पे ना फेंकें। इससे क्या हो रहा है, गंगा का एक खासियत है कि क्या खासियत है कि वो अपने आप को हील कर सकता है। अगर उसमें आप कुछ गंदा पनप जाता है तो वो अपने आप को उसे मार के हील कर लेता है। लेकिन जिस तरीके से या जिस मात्रा में हम उसमें पोल्यूटेंट कर रहे हैं या पोल्यूशन कर रहे हैं, उससे वो अपना ये क्वालिटी को खोता चला जा रहा है। लेकिन नमामि गंगा प्रोजेक्ट आने के बाद गंगा में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो क्या है, एयर पोल्यूशन को देखेंगे। वाटर पोल्यूशन हम कवर कर लिए, अब एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज द एडिशन ऑफ कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट, फम्स, गैस, फॉग, odor, smoke and vapor to the air in the substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to the property। तो क्या हो रहा है, जिस क्वांटिटी में हम एयर में डस्ट मिला रहे, फम्स मिला रहे, गैस मिला रहे, फोक मिला रहे, ओडोर का मतलब होता है बैड स्मेल, स्मोक, वेपर, ये सारी चीज़ों को हम मिला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, एयर का क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जा रहा है। जो किसके लिए ख़राब है, हमारे लिए, फ्लोरा के लिए और फोना दोनों के लिए, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जो भी इसे इनहेल कर रहा है उसके लिए वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ह्यूमन बींग्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉजेज एसिड रेन। जब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी में मिलता है और वो बारिश के बूंद जब किसी चीज़ों पे गिरते हैं, या आपके स्किन पे गिरे, या कोई फसल के ऊपर गिरे, या कोई मोनूमेंट के ऊपर गिरे, या कोई लेक के ऊपर गिरे, तो उस जगह को वो बिल्कुल तरीके से तहस नहस करता है, ठीक है। तो ये बहुत एसिड रेन जो है बहुत ख़राब है। इसे यहाँ वाटर पोल्यूशन को हम ठीक से देख लेते हैं। वाटर पोल्यूशन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, जिसको SO2 बोलते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सारे जो दोनों चीज़ मिलके क्या करते हैं, एसिड रेन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लीड, एल्डिहाइड्स, एस्बेस्टोस एंड बेरिलियम, ये सब सारे क्या होते हैं, हवा में मिलते हैं और हवा को बहुत ज़्यादा पल्यूट कर दे रहे हैं। जैसे अब दिल्ली का भी कंडीशन देख ही पा रहे होंगे कि वहाँ पे मतलब अब वो इनहेल करने के लिए वो सांस बिल्कुल ही सुटेबल नहीं बचा। ये कहाँ से आ रहे हैं, कंबर्शन ऑफ फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल। तो जितने भी आप कोल, पेट्रोल, डीजल है, जितने भी फ्यूल को आप जलाते हैं, ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है, पोल्यूशन निकलता है। कौन सा होता है, एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकल रहा है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, सीवेज डिस्पोजल के कारण बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है एयर का, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं नॉइस पोल्यूशन क्या है। तो नाम से ही आपको पता है कि नॉइस पोल्यूशन रेफर टू द स्टेट ऑफ अनबेरेबल एंड अनकंफर्टेबल टू द ह्यूमन बींग्स विच इज कॉज्ड बाय द नॉइस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो क्या होता है कि किसी भी सोर्स के द्वारा जब अनवांटेड, बहुत ज़्यादा अनबियरेबल, जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते या आपके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, क्योंकि आप मेला वाला में जाते होंगे, देखते होंगे कि कोई माइक ऐसा बज रहा है कि आपको एकदम अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो है नॉइस पोल्यूशन, जिसके जो चीज़ ह्यूमन ईयर के लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइज इज मेजर्ड बाय द लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ डेसिबल। और साउंड का जो लेवल है, जो कितने वो मात्रा में है, उसको मेजर जो यूनिट किया जाता है वो है dB, जिसे डेसिबल कहते हैं। लगभग 75 डेसिबल तक ह्यूमन ईयर अच्छे से, मतलब ये सुइटेबल है 75, ठीक है, डेसिबल। लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाता है, लगभग 85 के करीब अगर चला जाए, तो वो आपके ह्यूमन ईयर के लिए बिल्कुल ही घातक है, और जिसके कारण अगर आप लगातार सुन रहे हैं तो आप बहरे भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। डेसिबल कितना तक है? 75 डेसिबल तक ह्यूमन ईयर सुन सकता है या वो सुइटेबल है, उसके ऊपर जाने से वो खतरनाक साबित हो सकता है। इसे देख लेते हैं टेबल पे। नॉइस पोल्यूशन, हाइयर लेवल ऑफ नॉइस अबाउट टॉलरेंस लेवल अगर रहता है तो उसे नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। किससे निकलता है? एयरक्राफ्ट, बहुत स्पीड जब एयरक्राफ्ट चलता है एकदम, उससे निकलता है। ऑटोमोबाइल से निकलता है, ट्रेन से निकलता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से निकलता है, एडवर्टाइजिंग मीडिया से भी बहुत ज़्यादा क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है कि माइक लेके कोई घूम रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो इससे भी नॉइस पोल्यूशन देखने को मिलता है। और अब हमारा आखिरी जो है वो है हमारा, एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसे देख लीजिए। ओशन भी जो है इसमें भी नॉइज बढ़ गया। आप बोलिएगा कि ओशन में कैसे नॉइज बढ़ गया, नॉइज पोल्यूशन होता है? तो ओशन 10 टाइम नॉइजियर टुडे देन 40 ईयर्स एगो। लगभग आज से 40 साल पहले जो था समुद्र, अब उससे ज़्यादा नॉइजियर हो गया। क्यों? यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ए स्टडी बाय स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशिनोग्राफी हैज रिवील्ड दैट ओशन नॉइजियर इन द हाईएस्ट 10-fold सिंस 1960। तो 1960 के बाद से क्या हुआ है? ओशन के जो नॉइजियर है वो बहुत बढ़ चुका है। इसका मेन कारण है जो अब कंट्रीज़ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा शिप का यूज़ करते हैं। बड़े बड़े शिप चलते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े मोटर्स होते हैं, जिससे जो साउंड होता है वो बहुत हाई लेवल का उसमें से प्रोड्यूस होता है, और इससे जो मरीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके बारे में हम सोच नहीं रहे या कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान। इसे आर्टिकल को पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो मरीन लाइफ है वो बिल्कुल ही डैमेज होता चला जा रहा है, और बहुत सारे जो मछली है या बहुत सारे अंदर में जो प्रजाति है जो अब लगभग वैनिश हो जा रहे हैं। कारण इसका क्या है ये, लेकिन इसके बारे में हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ को भी लेके। तो हमारा आखिरी जो पोल्यूशन है वो है लैंड पोल्यूशन। उसमें ही है मेजर प्रॉब्लम एसोसिएट विद द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, उसी को कह रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इसे सुनते मत चलिए बल्कि लिखिए भी, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप जल्दी ही भूल जाएंगे। मैंने आपके लिए बहुत कोशिश करके सारी चीज़ों को पॉइंट में लाया है, जैसे कि आपको लिखने में भी आसानी हो और याद रखने में भी। आप इन सारे पॉइंट को बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स कैरी होंगे। ठीक है, तो मैंने सिर्फ पॉइंट में लिखा है आप लोगों के आसानी के लिए। ठीक है, तो आप ज़रूर लिखें इसे। तो जो पहला पॉइंट है वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो जो कचरा या लैंड पोल्यूशन हो रहा है उसका जो मेजर कारण है, या अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, जो अर्बन इलाका में गंदगी फेंकना हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं तो उनके ज़रूरतें भी बढ़ रही है। ज़रूरतें बढ़ रही है तो वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार तो आप और हम हैं, जो चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जस्ट उसे लैंड के ऊपर फेंक देते हैं। तो ये चीज़ हमें अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, तो ही जाके ये हमारा जो पर्यावरण है ये सुंदर होगा और स्वच्छ होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है उपभोक्तावाद। तो अभी क्या हो चुके हैं, लोगों के अंदर जो डिमांड है कंज्यूमर के अंदर जो, वो बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड क्लीननेस। अब लोगों का जो एटीट्यूड है वो क्लीननेस को लेकर वही बहुत ख़राब है। ठीक है, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, फेंक दिए, कुछ नहीं होगा, हमारे सरकार कोई तो कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन ये हमें खुद सोचना है, ये खुद समझना है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है, वो इस नेचर के लिए गलत है। जो नेचर हमें इतना, हमारे लिए इतना सोचती है, उसके लिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उसके लिए भी कुछ अच्छा सोचें। ठीक है, उसके बाद है अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमें ये ठीक से नहीं पता है कि किस तरफ हमें लिक्विड वेस्ट फेंकना है, किस तरफ सॉलिड वेस्ट फेंकना है। इस चीज़ों का हम घर पे उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, किस तरफ हम वेजिटेबल्स का पील्स फेंकेंगे और किस तरफ हम प्लास्टिक फेंकेंगे, ये सारी चीज़ों को हमें डिस्पोजल को अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, उसके बाद है स्लोली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई उतना सख्त एक्शन नहीं लिया जाता जिससे कि हम इन चीज़ों को अच्छे से माने। जैसे कि आप भूटान में चले जाइए, हमारे नेबरिंग कंट्री है, जहाँ पे जाने के बाद एक प्लास्टिक नहीं फेंक सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वहाँ पनिश किया जाएगा। तो इस तरह के नियम हमारे देश में भी होने चाहिए। इंडिया से लोग अगर भूटान जाते हैं तो वो वही लोग जो इंडिया में कचरा फेंक रहे हैं वो भूटान क्रॉस करने के बाद उस वहाँ नहीं फेंकते हैं। तो लोगों का एटीट्यूड इस चीज़ों को लेकर बदलना पड़ेगा। तो हम जो कचरा फेंक रहे हैं, इससे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर हम कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं या ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कचरा फेंक रहे हैं, तो इससे जो पानी का क्वालिटी है वो भी बहुत ख़राब हो रहा है। और सातवां नंबर जो हमारा हुआ है लॉस ऑफ हेल्थ। हमारा जो हेल्थ में डिक्रीज देखने को मिल रहा है वो एकमात्र जो अर्बन वेस्ट है इसके कारण भी, क्योंकि हम अगर इधर उधर कचरा फेंके तो उसमें बहुत सारे मक्खी, अलग अलग टाइप के उसमें कीटाणु हो सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, जिसको हम सांस लेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी के अंदर घुस जाता है, या आसपास जो खाना रखा हुआ है जिससे हमें फूड पॉइजन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक अच्छे समाज में रह सकते हैं। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन, बीते कुछ वर्षों में आपको ये बहुत देखने को मिला होगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। इसका मेन कारण है हाई डिमांड फॉर लेबर इन द अर्बन एरिया।
अर्बन एरिया में क्या है, डिमांड बहुत है लेबर का। जो आप गांव में 100 रुपये या 50 रुपये में जो काम करेंगे, वो आप अगर अर्बन एरिया में जाते हैं तो वहाँ आपको उसका अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो इस वजह से डिमांड ज़्यादा है, तो लोग वहाँ बहुत जाना पसंद करते हैं। लो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरिया। अगर आप गाँव में रहते हैं तो काम की बिल्कुल सुविधा नहीं है वहाँ, लगभग ज़्यादातर आदमी के पास कोई काम नहीं है। लेकिन ये क्या है, शहर में हर किसी को काम मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अनबैलेंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि दो फेस है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अर्बन एरिया डेवलप होते चला जा रहा है, लेकिन रूरल एरिया में कोई भी सुविधाएं या कोई भी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से रूरल से लोग अर्बन जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अच्छा एडुकेशन मिलता है, अच्छा सिक्योरिटी मिलता है, अच्छा जॉब मिलता है, अच्छा मनी मिलता है। ये सारे कारण हैं जो अट्रैक्ट करते हैं पॉपुलेशन को अपने तरफ। ठीक है, तो हम एक केस स्टडी ऑफ रमेश का एक केस स्टडी देखेंगे, जिसमें उसके एक छोटे से कहानी देखेंगे। रमेश क्या है, एक कल्चर कोल्ड रीजन ऑफ उड़ीसा में वो रहता है, जहाँ पे वो काम करता है और अपने घर में लगभग वो सालाना 20,000 रुपये भेजता है। उस पैसे से उसके पूरे परिवार चलते हैं। उसके माँ है, बाबा है, उसके वाइफ है, उसके बच्चे हैं, जिससे उसका स्कूल का खर्चा चलता है, मेडिकल चलता है, खाने के लिए चलता है। तो सारे खर्चा जो है रमेश ही उठाता है और लगभग किसी तरह उनकी फैमिली अच्छे से गुजारा कर लेती है। लेकिन कहानी ये है कि ये उसका सिचुएशन है। लेकिन आज से 15 साल पहले उसका कुछ कंडीशन अलग ही था। जब वो क्या करता था, अपने गांव में रहता था, उसके पास कोई काम नहीं था और गांव में छोटे से एक प्लॉट में सब लोग मिलकर खेती करते थे, जिससे उनका दिन गुजारा नहीं हो पाता था। ना ही बच्चे स्कूल जा पाते थे, ना ही घर का खाना ठीक से हो पाता था, ना ही मेडिकल के लिए वो कुछ पैसे खर्चे कर पाते थे। उसके बाद उसके कुछ दोस्त जो थे बाहर काम करते थे और वो अच्छे खासे पैसे घर में भेजते थे। तो रमेश को भी ये बात अच्छी लगी। उसने भी क्या किया, अपने दोस्तों से बात किया और बाहर चला गया। बाहर कहाँ? लुधियाना चला गया। लुधियाना में जहाँ पे वो काम करने लग गया और लगभग उसे दिन के 20 रुपये मिल जाते थे। लेकिन ये उसके लिए सफिशियंट नहीं था कि वो अपने खर्चा भी उससे उठा सके और अपने घर का भी खर्चा उठा सके। इस वजह से वो कुछ दिन तक वो नौकरी को किया और उसके बाद वहाँ से वो सूरत चला गया अपने दोस्तों के साथ, जहाँ उसे थोड़ा अच्छे खासे पैसे मिलने लग गए। वहाँ उसने वेल्डिंग का काम सीख लिया। उसके बाद वो उसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ अलग अलग जगह में जाता है और देश के बड़े बड़े जगहों में, मुंबई, दिल्ली में जाके काम करता है। लगभग उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाता है और वो उस पैसे को घर भेज पाता है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उसे रूरल से अर्बन की तरफ उसे अपने आप अट्रैक्ट किया। क्यों? क्योंकि वहाँ जॉब अच्छे थे, पैसे अच्छा था। लेकिन वो अभी भी अपने फैमिली के साथ रहना चाहता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो अपने फैमिली को शहर नहीं बुला पाता है। और साथ ही साथ उसका जॉब जो है, कभी वो दिल्ली में रहता है, कभी सूरत में, कभी मुंबई में। इस वजह से ट्रांसफरेबल टाइप का है। इस वजह से वो अपने फैमिली को नहीं बुला सकता है। तो ये अभी भी उसके पास ये एक बहुत बड़ा समस्या का विषय है कि वो अपने परिवार के साथ कैसे रहें। लेकिन क्या एक प्रॉब्लम है इसके साथ, और एक प्रॉब्लम अराइज होता है। वो प्रॉब्लम है कि वो शहर पे तो रहता है, इतने सारे पैसे घर में भेजता है, लेकिन इस वजह से क्या होता है कि वो अच्छे खासे घर या अच्छे जगहों पे शहरों में नहीं रह पाता है। उसे स्लम एरिया में रहना पड़ता है। और इसी वजह से जो लोग रूरल से अर्बन जा रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो अच्छे जगहों में नहीं रह पाते। इसलिए वजह से शहरों में स्लम का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम अभी अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम। तो उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि रूरल से अर्बन जो माइग्रेशन होता है, जो लोग गाँव से शहर जाते हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट है कि यहाँ पे क्या होते हैं, आपको अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। इसका पॉजिटिव ये है कि शहरों में जो होते हैं कम पैसे में अच्छे अच्छे कामों के लिए लेबर मिल जाते हैं। उसके बाद देखते हैं वाइडनिंग ऑफ आउटलुक। तो इसका मतलब होता है कि उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसका पॉपुलरिटी है, इसमें थोड़ा सा देखने को अच्छा मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का जो जीवन यापन करने का स्टैंडर्ड है, उसमें बहुत अच्छा बढ़ावा देखने को मिलता है। जैसे कि पहले वो बहुत मतलब अच्छी चीज़ें कभी नहीं खा पाता था, या उसके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं थे, उसके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे। तो ये सारी चीज़ इस नौकरी पाने के बाद से जो माइग्रेशन होता है, उसके बाद उनके अच्छे नौकरी मिलते हैं और अच्छे खासे पैसे मिलने के साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कंजप्शन, जो उसके बाद इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ कंजप्शन, इसका मतलब है कि उसके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है और वो जो चीज़ों का सेवा लेता है उसमें उसको बढ़ोतरी देखने को मिलता है। वो अच्छे खासा खाता है, कपड़े अच्छे पहनता है, घूमने जाता है। तो ये सब उसको लेवल ऑफ कंजप्शन अच्छा होता है। डेवलपमेंट इन देयर वर्किंग स्किल, और साथ ही साथ उनका जो वर्किंग स्किल है इसमें भी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में उनके पास इतना सारा फैसिलिटी नहीं रहता है जो अच्छे तरीके से उस अपने बुद्धि का उपयोग कर पाए। लेकिन जब वो शहर में जाते हैं तो उन्हें अच्छे सारे टेक्निक टूल्स मिलते हैं, जिससे उनके स्किल्स में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्या होता है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है।
शहर का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और जितने लैंड नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है। जैसे कि आप दिल्ली मुंबई का हाल अभी देख रहे होंगे कि लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए, और है भी तो बड़े कीमती है वो। एक्सरसाइज प्रेशर्स ऑन द लैंड एंड हाउसिंग एंड अदर बेसिक एम्यूनिटीज़ के, जो मैंने कहा, ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज कम है और लोग ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। डेटोरिएशन ऑफ द सिविल एम्यूनिटीज़, इसमें क्या होता है कि सिविल एम्यूनिटीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे साइट प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे आप कचरा फेंके या डिस्पोज करें, तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलते हैं, डिटोरिएशन हो जाता है इसका, ठीक है। इंक्रीजिंग इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए जगह कम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, कुछ लोगों को काम भी नहीं मिल पाते जिनके पास अच्छे से क्वालिटी नहीं है या टेक्निक्स नहीं है या स्किल नहीं है, तो वो सारे लोग चोरी ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, लोगों के पास जगह कम है, रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो पेड़ों को काटते हैं, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का शोषण होता है। इस वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी वहाँ देखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हमने देख लिया कि क्यों रूरल से अर्बन जब माइग्रेशन होता है तो ये सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसे अच्छे से राइट कर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि स्लम्स का क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स। जैसे आप देखें कि रूरल से लोग अर्बन में जाते हैं, उसके बाद उन्हें झोपड़ियों में रहना पड़ता है, झुग्गीस में रहना पड़ता है, जिसे स्लम्स कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिलैपिडेटेड हाउसेस होता है। डिलैपिडेटेड हाउसेस का मतलब होता है ऐसे हाउस जिनको अभी अर्जेंट कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, मतलब वो एकदम टूटने की कगार में है या एकदम तहस नहस हो चुके हैं, उन्हें अर्जेंट रिपेयरिंग चाहिए, उसे डिलैपिडेटेड हाउस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पुअर हाइजीनिक कंडीशन। आपको पता ही होगा कि शहर का हाइजीनिक कंडीशन कितना ख़राब रहता है, क्योंकि जो लोग स्लम में रहते हैं उनके पास अच्छे से खाने का नहीं रहता है, और जो चीज़ है भी तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए सही नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये हाइजीनिक कंडीशन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत गंदा में रहते हैं, टॉयलेट बाथरूम आसपास ही होता है एकदम, ठीक है। प्लास्टिक, गंदा कचरा, पानी, ये सब होता है, ठीक है। लैक ऑफ लाइट एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, उनके पास ठीक से करेंट नहीं रहती है, लाइट की फैसिलिटीज़ नहीं रहती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं रहती हैं, जो उनको थोड़ा बहुत पानी मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन लोग उसे कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, तो इससे उसके हेल्थों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़, एक टॉयलेट है और वहाँ पे 100 लोग 50 लोग एक बार में उसका यूज़ करते हैं, एक के बाद एक लाइन लगा रहता है। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे टॉयलेट ही नहीं है, कम्युनिटी टॉयलेट होता है, एक टॉयलेट होता है जहाँ पे पूरे कॉलोनी के लिए, पूरा पल्ली या पाड़ा के लिए एक ही टॉयलेट का उनको उपयोग करते हैं। ये प्रॉब्लम आप मुंबई में भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पुअर वेंटिलेशन। तो पुअर वेंटिलेशन का मतलब होता है कि स्लम्स में इतने आसपास घर होते हैं कि वहाँ लोग, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि लोगों के पास घरों में हवा घुसने तक का जगह नहीं होता है, तो यही पुअर वेंटिलेशन है, ठीक है। स्वच्छ या साफ हवा वो ले नहीं पाते हैं। उसका लो पेड एंड हाई रिस्क ऑफ वर्क, पैसा भी उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लगभग कम ही मिलता है, और हाई रिस्क ऑफ वर्क होता है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ब्रिज में काम करते हैं, तो बहुत लो पेड में इनको काम कराया जाता है और रिस्क बहुत हाई होता है। मशीन के अंदर उनमें बहुत सारे बड़े बड़े मशीन के अंदर, जैसे वो आयरन हो गया, उसके बाद जाके आपको स्टील हो गया, ये सब जो इंडस्ट्रीज सब है, जैसे कि ग्लास इंडस्ट्रीज़, ये सब में बहुत हाई रिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद जाके लैक ऑफ प्रॉपर एडुकेशन, जो स्लम्स में होते हैं एडुकेशन की फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं के बराबर होती है, स्कूल तो होते ही नहीं है, और जो होते भी हैं वहाँ पे बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज ही नहीं है या इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि स्कूल में जाने से उनका कंडीशन ऑफ लाइफ बेटर होगा, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन, दो तरीके के वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक होते हैं मेल न्यूट्रिशन, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनको खाना नहीं मिलता और एकदम माने बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और अंडर न्यूट्रिशन, और कुछ बच्चे जो रहते हैं उनके पास प्रॉपर थोड़ा बहुत उनका शरीर ठीक रहता है, लेकिन उनके पास भी बहुत न्यूट्रिशन की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद वल्नरेबल टू क्राइम एंड ड्रग एब्यूज़, यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ठीक से कोई समझाने वाला नहीं है, तो इस वजह से क्या होते हैं, वो गंदे काम करने लग जाते हैं, क्राइम करने लग जाते हैं, चोरी डकैती ये सब चाप, और साथ ही साथ ड्रग का भी उपयोग करते बहुत ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद है वल्नरेबल टू सोशल एक्सक्लूशन, मतलब इतने सारे जो प्रॉब्लम है इसका क्या कंसिक्वेंस होगा या क्या इफेक्ट होगा, ये बहुत खतरनाक है। तो ये सारी चीज़ जो है बहुत ही प्रॉब्लम का विषय है एक स्लम के लिए। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को या हम सभी को मिलकर थोड़ा कुछ स्टेप उठाना चाहिए, जिसके कारण कंट्री का थोड़ा बेटरमेंट हो सके, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है, डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है डिक्रीज या पतन कह सकते हैं आप, ठीक है।
तो लैंड का क्वालिटी क्यों ख़राब हो रहा है, कुछ कारण है जिसके वजह से लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, और ह्यूमन बींग्स इसका मेजर रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, तो शहरों में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है लैंड का डिग्रेडेशन होता है। इसका कारण जो है सॉइल इरोजन, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है। कुछ जो नेचुरल तरीके हैं उसको तो हील कर लेता है नेचर खुद से, लेकिन जो मैन मेड तरीके हैं वो बहुत खौफनाक है, बहुत खतरनाक तरीके से हम लैंड का इरोजन कर रहे हैं। उसके बाद है सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन का मतलब होता है कि सॉइल में जो नमक की मात्रा है वो बढ़ जाना, सॉल्ट का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो लैंड बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाता है और सुटेबल फॉर कल्टीवेशन नहीं होता है। तो ये बहुत सारे क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत अगर हम हेवी केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो सॉइल में केमिकल रहते हैं उनके रिएक्शन के कारण भी कभी कभी ये सैलिनिटी जो है ये ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ का बहुत ज़्यादा कटाई कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से भी क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन लैंड का होता है। ट्रांसफॉर्मेशन टू द फॉरेस्ट इनटू एग्रीकल्चर लैंड, हम अब क्या कर रहे हैं, जितने भी फॉरेस्ट लैंड है इनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कारण यही है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत फास्ट बढ़ रहा है और इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड थे वो पर्याप्त नहीं है, और जो हैं उनमें भी हम क्या कर रहे हैं, अपने घरों को बना ले रहे हैं। इस वजह से हमें न्यू लैंड की ज़रूरत पड़ रही है और जिसके कारण हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जो एक समस्या का बहुत बड़ा विषय है। उसके बाद शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये भी एक बहुत बड़ा लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है, जिसे अभी थोड़ा सरकार ने थोड़ा बैन करके रखा हुआ है कि आप ओपनली इधर से उधर शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। फिर है डिफ़ॉल्टेड लैंड मैनेजमेंट, अच्छी तरीके से कोई लैंड का मैनेजमेंट नहीं है, इम्प्रॉपर तरीके से लोग लैंड का यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल इन फील्ड, हम बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि यही कारण है एकमात्र जो सैलिनाइजेशन को बढ़ाता है। ठीक है, इस चीज़ को देख के रखिएगा। उसके साथ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, हम बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, हम बरसात का बिल्कुल वाटर मैनेजमेंट नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा करें तो अपने ग्राउंड वाटर को बचा सकते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में है। हम जिस भी चीज़, कपड़े धोने के लिए, खाने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए भी यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा लैंड वाटर का यूज़ किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर का, जो बहुत खतरनाक है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि अगर इसका हम सस्टेनेबल तरीके से यूज़ ना करें तो हमारा फ्यूचर जनरेशन अच्छे पानी का अवेल तक नहीं कर पाएगा। उसके साथ ही साथ फ्लड और ड्रॉट, ये भी कारण है जो लैंड डिग्रेडेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। इन सारे पॉइंटों को मैंने, जो इसके कॉज है, इनको मैंने पॉइंट में लिखाया है। ठीक है, आप और समझा भी दिया आपको। अब आप चाहे तो इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं हर एक पॉइंट को, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आप इन सारे पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए, देखते हैं आगे क्या है। आगे है मेजर फॉर रिड्यूस इन लैंड डिग्रेडेशन, क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन को बिल्कुल कम कर सकें। तो सबसे पहला जो तरीका था वो है टू चेक सॉइल इरोजन। सॉइल का जो इरोजन है इससे हम इस लैंड को बचाए, जिससे हमारा सॉइल डिग्रेडेशन कम होगा। हम क्या कर सकते हैं, हम सेल्टर बेड प्लांटेशन कर सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट लगा दिए, उसके बाद हम खेती कर रहे हैं जिससे कि सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है, हम पहाड़ों पे बेवजह रास्ता ना कटिंग करें जिससे कि इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम चेक करके इस चीज़ को कमा सकते हैं। टू चेक टू वाटर लॉगिंग, वाटर जो जमा होता है कहीं पे, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता है तो उससे सैलिनाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको चेक करना होगा कि कहीं पे वाटर लॉगिंग जमा ना हो। एफोरेस्टेशन, हम पेड़ों को लगाएं जिससे लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पेड़ के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखते हैं और डिग्रेडेशन नहीं होने देते उनका। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हम कम लैंड में ही अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, जिससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट लैंड है उसकी कटाई जो हो रही है वो कम जाएगी। टू चेक सेप्टिक कल्टीवेशन, सेप्टिक कल्टीवेशन जो हो रहा था उसे बिल्कुल तरीके से बैन कर दिया जाए। ठीक है, रिफॉर्म इन द लैंड मैनेजमेंट, जो लैंड मैनेजमेंट हमारे पास है जो पर्याप्त नहीं है लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए, उसमें हमें रिफॉर्म करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा लैंड मैनेजमेंट अच्छा हो। यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन फील्ड, जो हम केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे थे उसके जगह हम इंसेक्टिसाइड की जगह हम नीम के पत्तों या उनके बीजों का रस बनाकर पेड़ों पे छींटे, जिससे कि केमिकली नहीं है, जो ज़मीन के लिए अच्छा है। तो हम बायो फर्टिलाइज़र का, गोबर का यूज़ करें जो लैंड के लिए बहुत ही अच्छा है। इंसिस्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट, जो मैंने कहा कि रेन वाटर को हमें बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग करना होगा। हर घर में रेन वाटर हार्वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे कि हम बरसात के पानी को भी अच्छे से बचा सके। वाटर शेड मैनेजमेंट वही है कि वाटर शेड, मैंने वाटर को बचाने के लिए अच्छे अच्छे टेक्निकों का यूज़ करें। ठीक है, ये था कि हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें और इसे हम घर पे बचा के अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर सकते हैं। साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल, एक तरफ हम लिक्विड को फेंकें, एक तरफ सॉलिड को फेंकें, और साथ ही साथ एक तरफ जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ है उनको एक तरफ रखें, जिससे कि हम उन्हें मिट्टी में डाल के उनसे उनका ह्यूमस बना सकें। तो ये सारी चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा, तो ही जाके हम लैंड डिग्रेडेशन को
समाप्त कर सकते हैं, उनमें रिडक्शन ला सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनमें सारे जो पॉइंट मैंने बताया आपको, ऐसा नहीं है कि हम इसे नहीं कर सकते। हम आज से इसे कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जो हमारे नेचर, मदर नेचर के लिए बहुत अच्छा है। एक अच्छे सिटीजन होने के नाते आप इन सारे कामों को कृपया करके करें, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट थे आज के लिए, बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे कि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाके आपके साथ फिर से जुड़ सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो भी वहाँ लिखे, मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपके मंजिल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।